नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। एक बार फिर बात उठी है, बात तो उठती रहती है, लेकिन इस बार फिर जो है बात उठी है थोड़ी जोर शोर से। और इस बार जो बिहार में एनडीए की हुकूमत है, जहां बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और भी एक दो पार्टियां साथ में मिलकर जहां हुकूमत चला रही हैं, तो बीजेपी ने भले ही इसको लीड ना किया हो, लेकिन एनडीए यानी एनडीए का जो मेन हलीफ जमात है एनडीए की, जेडीयू, नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने आवाज उठाई है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। यानी जो भारत का जो सेंसस है, जो जनगणना है, जब आप जन को गिन रहे हैं तो जन को उसकी जात की पहचान के साथ गिनिए। क्योंकि जब बात आती है स्कीमों की, जब बात आती है इन्हें फायदा पहुंचाने वाले वेलफेयर स्कीम्स की, जब बात आती है रिजर्वेशन की, आरक्षण की, तो जब तक आपको इस बात का सही अंदाजा नहीं होगा या सही डेटा आपके पास मौजूद नहीं होगा, चाहे मरकजी हुकूमत के पास या रियासती हुकूमतों के पास, तो आखिर कैसे, किस बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि किस समाज के किस हिस्से को, किस तबके को जो ज्यादा कमजोर है या जिसकी कमजोरी भी ज्यादा है और आबादी भी ज्यादा है, तो उससे ज्यादा ताकत लगानी है और उसे ज्यादा फायदा पहुंचाना है। बात सुनने में, समझने में बहुत आसान लगती है, शायद आसान है भी, लेकिन सियासत चाहे तो किसी चीज को मुश्किल बना दे, सियासत चाहे तो किसी चीज को आसान बना दे। आखिर क्यों ऐसा है कि 2021 अब चल रहा है, अब फिर से अगली जो सेंसस होनी है उसकी बातचीत शुरू हो रही है, तो क्यों अभी भी तमाम पार्टियों में या खास तौर से मरकज में जो बरसे-इक़्तिदार जमात है उसकी तरफ से खुलकर यह बात क्यों नहीं आ रही है कि हां, हम जात पर मबनी जो है वो गिनती कराएंगे, या अगर नहीं कराएंगे तो क्यों नहीं कराएंगे, इसको लेकर भी सीधे तौर पर बात सामने नहीं आती है। ऐसे कई सवालों को लेकर हम इस पर आज गुफ्तगू करेंगे कि अब जो मांग उठी है उसके पीछे मकसद क्या है। क्या मकसद बिल्कुल वही है जो मांग उठाने वाले बता रहे हैं, या इसके पीछे मकसद कुछ और है? क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ हो या ना हो, लेकिन किसी भी बात में अगर कोई बात बहुत जोर शोर से उछाली जाती है तो उस बात में सियासत जरूर होती है, और सियासत हर बार नुकसानदेह हो यह भी जरूरी नहीं, कई बार ऐसी सियासत से फायदा भी पहुंचता है। लेकिन इस बार जात के बुनियाद पर मर्दमशुमारी की सियासत आखिर कहां तक जाएगी? क्या इसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या इसका असर या क्या यह सियासत आने वाले अगले आम इंतखाबात पर भी पड़ने वाला है? ये हमने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी। ये जो गणना होगी पूरे देश में एक साथ होगी? वो तो एक ही साथ होना चाहिए ना, और पूरे देश में होना चाहिए। सब जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए, तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा? तो चूंकि ये बात उठी जरूर बिहार से है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो खास तौर से जब भी कोई अहम इंतखाब का मौका होता है तब ये मुद्दा सामने आता है। कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं कि क्या फिर से एक बार इंतखाबी फायदे नुकसान की वजह कर ये मुद्दा उठाया गया है। सवाल यह भी है कि बिहार में आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ आ गए, और न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि और जो दूसरी छोटी जमातें हैं, कुल 10 सियासी जमातों के 11 रिप्रेजेंटेटिव, 11 नुमाइंदे एक साथ दिल्ली में जाकर वजीर आजम से मुलाकात करते हैं और इस बात के लिए दरख्वास्त करते हैं, या आप यूं समझ लेकर दबाव बनाते हैं कि अगली बार जब भी जनगणना हो, मर्दमशुमारी हो, तो जात की बुनियाद पर हो। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए होंगे शकीलुज़्ज़मा अंसारी, जो एक्स मेंबर हैं ओबीसी कमीशन के। हमारे साथ होंगे अली अनवर, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल प्रेसिडेंट यानी कौमी सदर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर असफर शम्सी, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ होंगे खालिद अनवर, एमएलसी जेडीयू। आप लोगों का जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, आपकी इजाजत से पहले मैं तो आपका इस्तकबाल करता हूं, और आपकी इजाजत से पहले 4 अहम बयान सुनाना चाहता हूं, उसके बाद आपसे सवाल जवाब करेंगे। सुनते हैं 4 अहम खास बयान। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने
जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना, और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे। ये जो गणना होगी पूरे देश में एक साथ होगी? नहीं, गणना तो एक ही समय होना ही चाहिए ना। आखिर जाति आधारित जनगणना का मतलब क्या? वो तो एक ही साथ होना चाहिए ना, और पूरे देश में होना चाहिए। सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं, मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि वह जातीय जनगणना हो। इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है, और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा? और सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज़ है, और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज़ है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए जनगणना में जाति आधारित जनगणना लाजिम है। जब तक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, डॉक्टर अच्छी दवा नहीं लिख सकता है, जब तक तमाम तरह जातियों की और सब कास्ट की गिनती नहीं होगी, सरकारी कल्याणकारी प्लान नहीं बनाया जा सकता है। एमआईएम साफ तौर पर इसका समर्थन करता है। चलिए, आपने सुना जो जमातें, यानी जो सियासी जमातें एक साथ मिलकर गई थी वजीर आजम से मिलने, इस बात के लिए दबाव बनाने या इस बात के लिए दरख्वास्त करने कि आप किसी भी सूरत में अगली बार जब भी कभी मर्दमशुमारी होगी, यानी जब भी कभी जनगणना होगी, सेंसस होगा, तो उसमें लोगों की गिनती उसकी जात की पहचान के साथ ही कराई जाए। अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी सदर हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। अली अनवर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तब्दीली या जो तब्दीली का जो चेहरा सामने दिख रहा है, जिस बात को लेकर ये चेहरा, ये एक तब्दीली, ये एक जमावड़ा दिख रहा है, क्या यह सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? देखिए विशाल साहब, ये इस मुल्क की हकीकत है जात, और ये आज से नहीं है, ये हजारों हजार साल से है। और आप समझ लीजिए कि सबसे पहले इसको लेकर के काका कालेलकर कमीशन ने जातियों की पहचान की थी। हालांकि वो कमीशन आजादी के बाद सबसे पहले, उस कमीशन की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई पार्लियामेंट में। के बाद मंडल कमीशन का गठन हुआ। मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट बरसों लग गए, वो अलमारी में बंद हो गया, बीपी सिंह ने उसको निकाला। तो और आप समझ लीजिए कि आजादी से भी पहले 1931 में, 1941 में जनगणना हुई है, और उस समय भी इसको लेकर के इख्तलाफ हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि जाति नहीं लिखवाइए, सिर्फ हिंदू लिखवाइए। कुछ लोग ये कह रहे थे मुसलमानों में भी कि मुसलमान लिखवाइए, बिरादरी मत लिखवाइए, जाति मत लिखवाइए। लेकिन जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं,
दलितों की तो जनगणना होती है, आदिवासियों की होती है, इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर जनगणना होती है, हिंदू की होती है, मुसलमान की होती है, तो जाति की जनगणना क्यों नहीं हो? मैंने तो 2009 में जब मैं पार्लियामेंट में था तो सबसे पहले मैंने इस सवाल को उठाया था, तो उस समय की हुकूमत ने वही जवाब दिया था जो आज की हुकूमत दे रही है। लेकिन जब बाद में ये सवाल हम 2009 में उठाए, लेकिन अगले सेशन में लोकसभा के अंदर में लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, यहाँ तक कि गोपीनाथ मुंडे साहब बीजेपी के, उन लोगों ने भी सवाल उठाया था। तो अब तो बीजेपी में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो मुखर होकर के बोल सके, अब इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन उन्होंने तो, और उस समय सरकार ने माना था, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया गया और वो आंकड़ा भी नहीं आया। अरे भैया, आप तो जनगणना कराते हैं, आंकड़ा भी नहीं लाते हैं। तो ये सवाल ये है कि कैसे होगा जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी। जाति का सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं, नौकरी मिलती है कि नहीं उसकी बुनियाद पर, बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं उसके बुनियाद पर, तो कैसे आप योजनाएं बनाएंगे, किस सेक्टर के लिए, किस जाति के लिए? बिल्कुल यही सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने कि जब बाकी दीगर चीजों की गिनती हो सकती है तो जिनके लिए हमें स्कीम बनाना है उनकी गिनती क्यों ना कराई जाए उनके नाम या पहचान के साथ। इस पर बीजेपी के हमारे साथ असफर शम्सी मौजूद हैं। असफर शम्सी साहब, बीजेपी का अब क्या रुख है? मैं एज ए होल बीजेपी का रुख जानना चाहता हूं, सिर्फ बिहार बीजेपी का नहीं। इसमें दोनों बात है कि बीजेपी पार्टी विथ ए डिफरेंस है, और अभी अली अनवर साहब बता रहे थे कि बीजेपी के भी कुछ लीडरान ने इस इशू को उठाया था। ऐसी हिम्मत दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है कि पार्टी में रह के भी अगर अपनी बात को लोग रखते हैं फोरम पे, तो भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच कर रही है कि देश के हमारे मकबूल वजीर आजम, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, और उनका जो निर्णय आएगा वो सर्व आंखों पर होगा। और ये भी एक अच्छी बात है कि बिहार से आज सभी अपोजिशन के लोग एक साथ गए, तो मुझे लगता है कि और भी डेवलपमेंट्स के काम में, और भी विकास के काम में जो अपोजिशन के लोग हैं उनको एक साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। आपने देखा कि जब कोरोना काल हुआ, सारी की सारी दुनिया परेशान थी, तो जो अपोजिशन के लोग थे वो कह रहे थे ये मोदी का वैक्सीनेशन है, ये हो रहा है, साहब प्लीज टॉपिक पे रहिए, मौजू पे रहिए, मौजू पर रहिए, वक्त बहुत कम है मेरे पास। उस वक्त भी मैं मौजू पे ही बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मौजू पे नहीं है आप, मुझे इस पर बात करनी है कि आप मुझे बताइए, आप पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या असफर शम्सी बहैसियत बीजेपी के तर्जुमान इसके हक में है कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए? पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि नहीं कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, और जब वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है तो हमारे यहाँ बीपीएल है। बीपीएल का क्या मतलब है? और हम जब सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? जब हम सबका साथ और सबके विकास की बात हमारे करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है अगर? तो मेरा आपसे पहला सवाल एक ये होगा कि आप इस मौजू को फिल वक्त कैसे देखते हैं? क्या ये खालिसतन सियासी मौजू है या इस पर सियासत हो रही है? इसके बहाने से एक नई केमिस्ट्री, नया जो है वो जाति, नया समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है, नई सफबंदी की कोशिश हो रही है, या वाकई ये एक ऐसी आवाज, ऐसी सियासत है जिसमें बीजेपी भी बिहार से बोल रही है कि मर्दमशुमारी जात की बुनियाद पर होना चाहिए? बिहार की असेंबली ने दो बार इसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया है, तो क्या ये वाकई लोगों के हक की सियासत हो रही है? शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब के बारे में हम जरा बता दें कि शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब जो है वो एक्स मेंबर है ओबीसी कमीशन के। शकीलुज़्ज़मा साहब बोलिए। जी, आपने जो सवाल उठाए बहुत सही हैं जी। अगर ये सभी पार्टियां अगर मिल रही है सियासत के लिए भी, तो अगर सियासत भी इसमें हो रही तो एक अच्छे काम के लिए सियासत हो रही है,
और ये काम होना चाहिए। हमको 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। हम 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। जी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जब मंडल कमीशन 1992 में मान लिया गया, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले यह लिखा कि चूंकि कास्ट सर्वे सेंसस 1931 के बाद नहीं हुआ है यहां, और 1931 के पहले जितने भी कास्ट के ही आधार पर सेंसस हुआ करते थे अंग्रेजों के पीरियड में, उसमें हर व्यक्ति से उसकी धर्म और उसका जात पूछा जाता था। इसलिए उसमें फॉरवर्ड कम्युनिटी के भी कास्ट के रेशियो मौजूद थे और ओबीसी और दलित के भी मौजूद थे। 31 ये लास्ट है। 31 के बाद वो रिपोर्ट 41 में भी नहीं आई, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद आजादी के बाद हुआ। तो मंडल कमीशन जब ने रिपोर्ट में लिखा कि चूंकि हम लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो हम 1931 के बेस पर अपना फाइंडिंग दे रहे हैं, और ये फाइंडिंग जो 52% हम मान रहे हैं 31 के बेस पर, हो सकता है ये पॉपुलेशन ज्यादा हो, कम और कम भी हो सकता है। इसलिए पहले जो कास्ट सेंसस हो, उस कास्ट सेंसस जो पहला सेंसस हो, उसको कास्ट के बुनियाद पर सेंसस करके ये इसको साफ करना चाहिए कि इस मुल्क में आबादी किस कम्युनिटी की और क्या हालात है उनके सोसाइटी की, उनकी जांच हो जाए। जी। तो 92 के बाद 2001 में एक कास्ट सेंसस आया, सबसे पहला सेंसस 2001 में आया। तो 2001 में इत्तेफाक की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और जब यह डिमांड उठा तो होम मिनिस्टर जो अडवाणी साहब थे, उन्होंने सेंसस कमिश्नर को लिख के भेज दिया कि कास्ट सेंसस के बेस पर अगर कास्ट कराया जाएगा सेंसस में, जो धर्म कास्टिज्म बढ़ेगा, और ये बेस पर उन्होंने रोक लगा दी। तो 2001 में रोक लग गई। 2011 की बात यह है कि सभी पार्टियों के प्रेशर के बाद ओबीसी कमीशन में 2009 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, बहुत बराबर उसको फॉलो अप कर रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और इसके बेस पर कर्नाटक की सरकार ने अपने स्टेट में कास्ट सेंसस करा लिया था। तो सेकंड फेज में यूपीए की गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराया, उसके लिए 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। जी। अब जब 14 में रिजल्ट आना था, तो इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त मोदी सरकार आ गई। उसने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी, और एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद ये सारे रिजल्ट जो आने थे, रिजल्ट ही तो आने थे, सेंसस तो हो चुका था, पैसे भी इन्वेस्ट हो चुके थे, वो उनको रिजल्ट को रोक दिया, जिसके कारण आज तक नहीं। अब सेंसस के पहले सारी पार्टियों का ये डिमांड हो रहा है कि ये होना चाहिए, और ओबीसी के लिए बहुत सारी बातों का डिमांड भी करते हैं सरकार कि हमने ओबीसी के लिए ये क्या कि कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट उनको आईनी बनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 3 बातों की चर्चा बीजेपी की सरकार करती है कि ओबीसी कमीशन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया, लेकिन आप समझिए कि उनको पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कागज पर दे दिया, लेकिन उनके पावर सारे सीज कर लिए। जो कास्ट को डिक्लेयर करने के लिए वो राइट था कमीशन को कि वो जिस कास्ट को चाहे सर्वे करने के बाद रिपोर्ट लेके उसको जोड़ सकती है, ये पावर इन्होंने कमीशन से छीन के सरकार ने अपने पास ले लिया। उसके बाद इन्होंने कह रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन निकला कि स्टेट को कमीशन को पावर दी। अरे स्टेट को तो अपनी स्टेट लिस्ट, देखिए ओबीसी के लिए 2 लिस्ट बनती है, एक स्टेट लिस्ट बनती है, एक सेंट्रल लिस्ट बनती है। सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिसका बनाने का अधिकार ओबीसी कमीशन को था, स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट किया, उनकी कमीशन को राइट है। इन्होंने जब ओबीसी कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया तो इसमें चेंज कर दिया, और चेंज करके स्टेट को यह पावर इन्होंने छीन लिया और सेंट्रल को अपने साथ ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज वो दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत बार इसी तरह से मेडिकल स्टूडेंट का जब मामला था, जो सीटें स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी, जो सीट को, वो सीट पर भी रिजर्वेशन स्टेट में होता तो निश्चित रूप से होता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया रिजर्वेशन। ठीक है, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। खालिद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, एमएलसी जेडीयू। खालिद अनवर साहब, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये एक सिर्फ सियासत है नई सफबंदी की, या इसके पीछे मफाद है अवाम का? देखिए विशाल साहब, आप चाहें तो जिस नजरिए से इसको देखें, लेकिन खालिद अनवर किस नजरिए से देखते हैं? जनता दल यूनाइटेड और हमारे लीडर नीतीश कुमार
नहीं, खालिद अनवर नहीं, हमारी पार्टी और हमारे लीडर जिस नजरिए से देखते हैं, मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ जी कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने हमेशा लोगों के वेलफेयर की बात की है और लोगों के वेलफेयर के लिए, गरीबों के, ओबीसी के, फॉरवर्ड के, जिसके भी वेलफेयर की बात हो, जिस लेवल तक जाना हुआ है नीतीश कुमार गए हैं, जिसको नई सियासी सबबंदी न कह करके ये कह सकते हैं कि एक नए समाज की तामीर के लिए, एक नए समाज की तश्कील के लिए और एक ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बैकवर्ड है और उनकी गिनती होनी चाहिए, मर्दमशुमारी जात की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये शुरू से हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है और नीतीश कुमार इसके लिए शुरू से आवाज उठाते रहे। ये खुशकिस्मती की बात है और मुल्क के लिए, बिहार के लिए कि आज नीतीश कुमार की आवाज पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो बिहार में मौजूद हैं उन लोगों ने लब्बैक कहा है, उनके साथ खड़े हुए हैं और इससे लगता है कि समाजी फलाह के जो कारनामे हैं, जो काम हैं, वो बहुत आसान हो जाएंगे अगर लोगों के अंदर समझ बूझ आ जाए और ये समझ में आने लगे कि भाई लोगों के वेलफेयर के काम। असफर शम्सी कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों को भी एक साथ आना चाहिए, दूसरे मुद्दों पर भी सिर्फ इसी पर क्यों आ रही है? तो सियासत हो रही है। नहीं, देखिए होता क्या है कि हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे के हिसाब से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये जात की बुनियाद पे जो मर्दमशुमारी का मामला है एक ऐसा इशू है जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को, हिंदुस्तान के तरक्की के मुस्तकबिल को तय करेगा और ये तय करेगा कि भाई इस मुल्क में कौन लोग कितने, ताकि उसी हिसाब से रफाई स्कीमें बनाई जाए। ये तो बहुत बुनियादी बात है। ठीक है, ये इसके फायदे तो आप सब लोग गिना रहे हैं। मैं अनवर साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपको लंबा तजुर्बा है पार्लियामेंट का, अंदर का, बाहर का, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कोई अगर नहीं कराना चाहता है तो क्यों नहीं कराना चाहता, वजह क्या है? हाँ, बहुत असली बात आपने अभी पूछी। दरअसल दिक्कत ये है कि जो 15% वाले लोग हैं वो 85% के हिस्सा में भी घुस जाते हैं। तो बात ये है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो ये 85% वाले कहेंगे कि भाई हमारी इतनी आबादी है उसके हिसाब से दीजिए, तो ये राज खुल जाएगा। इसको मुश्किल दबा करके रखा गया है और इसमें बीजेपी के जो ओबीसी के लोग हैं वो धीरे धीरे, हमने गोपीनाथ मुंडे साहब, इनका इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, लेकिन अब वैसे साहसी लोग नहीं है, लेकिन अब नकली लोग ओबीसी मान लीजिए बन जाते हैं तो ओबीसी के लिए उनको क्या दर्द है? वो तो ओबीसी की बात करके और ओबीसी के हिस्से में दूसरे लोगों को उससे मालोमाल कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां हो या दूसरी चीजें हो। तो इसलिए ये हमने कहा ना कि ये बहुत पहले से है, इसको दबाना चाहते हैं लोग जी। और तो मुझे लगता है कि ये बात यहां पर आकर पूरी हो रही है कि दरअसल जिन लोगों की ये मुतालबा है कि जात के बुनियाद पर सेंसस हो, उनका यह भी मानना है कि जब जात सही मानों में जात की तादाद पता चल जाएगी तो उसके हिसाब से स्कीम बनेंगे और उसके हिसाब से जो लोग यानी बढ़ गई हुई तादाद के बावजूद उनको उतना फायदा नहीं मिल पा रहा उस रेशियो में, उनको फायदा मिल पाएगा। जाहिर सी बात है इसका नुकसान उन्हें होगा जिन्हें कम तादाद होते हुए भी बड़े हिस्से में से फायदा मिल जा रहा है। यह बात खुली तौर पर यहां सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि चूंकि सवाल उठाने वालों में बीजेपी भी है, बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ शामिल थी और इस डेलीगेशन का हिस्सा थी, तो क्या अब वाकई ऐसा लगता है कि वजीर आजम इस पर बहुत संजीदगी से सोचेंगे? क्योंकि बिहार बीजेपी यूनिट के चीफ ने कह दिया है कि जो वजीर आजम फैसला लेंगे उससे हर हाल में माना जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।